नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज कार्यक्रम में हम एक नहीं बल्कि दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो खबर आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जो पीएम केयर्स फंड है उसका तमाम पैसा जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि जो पीएम केयर्स है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ वही फ़ंड जो कि मार्च के महीने में जिसको सेटअप किया गया था प्रधानमंत्री के ज़रिए, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के, इस फंड के, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है, कौन यहाँ पर पैसा दे रहा है। ना तो आरटीआई के अंडर आता है, यानी कि कोई भी पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता इस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ना ही जो सीएजी, जो सरकारी तरीके से जो हिसाब किताब होता है, जो ऑडिट होता है, उसके अंतर्गत भी नहीं आता। तो इसके ऊपर पिटीशन थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है एनडीआरएफ को भेजने की इस तमाम फंड को। क्यों? ये बेहद अफसोसजनक बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद अहम है। और इसीलिए लगातार सवाल उठाते रहे हैं वो लोग जो इसमें यकीन रखते हैं कि पीएम केयर्स को कोई भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई निजी कैसे हो सकती है जिसमें पैसा पब्लिक से आ रहा हो। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर जो कि सुपरस्टार आमिर खान से जुड़ी हुई है। आमिर खान टर्की के दौर पर गए हुए थे, वहाँ वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनकी फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा, एक नई फिल्म है जिसकी शूटिंग कर रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की पत्नी, जिन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इसके बाद एक तूफ़ान खड़ा हो गया सोशल मीडिया पर कि कैसे जो टर्की के राष्ट्रपति हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, या कैसे मिल सकते हैं आमिर खान, जबकि भारत और टर्की के बीच में रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं और किस तरह से उनको लेकर उन्हें देशद्रोही कहा गया और कहा गया कि फ़िल्म भी अपनी वहीं रिलीज़ कर लें। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आप जो हैं इनको सिटीजनशिप दे दीजिए। टर्की से कहा गया हमें आमिर खान की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पल में किस तरह से अर्श से लेके फर्श पर एक व्यक्ति को गिरा दिया गया। और आमिर खान ने भी ये तस्वीरें ट्वीट नहीं की थी, बल्कि जो फर्स्ट लेडी हैं, राष्ट्रपति की पत्नी, उन्होंने ये तस्वीरें ट्वीट की। अब इसमें दो तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। इससे पहले कि मैं पीएम केयर्स पे आऊँ, इस बारे में अहम बात यह है कि जो सांप्रदायिकता है उसका स्तर ये हो गया है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी, जो बॉलीवुड था, उसमें काम करने वाले लोग या जिस तरह की फिल्में बनती रहीं, अक्सर उन पर कभी सवाल ये नहीं पूछा गया कि ये तीन खान जिनका संबंध जो है बहुसंख्यक समुदाय से नहीं है, हिंदू समुदाय से नहीं है, उसके बावजूद भी सुपरस्टार वो बने, कभी उनके मज़हब पर सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन कल शाम जो देखा गया, अभी भी ट्विटर पर आप देखें तो ट्रेंड कर रहा है आमिर खान के नाम से, साफ तौर पर उनके मज़हब को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कहने की कि ये देशभक्त नहीं है या देशद्रोही हैं। इसमें दो तीन अहम बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो ये कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये कि चूँकि आर्टिकल 370 पर टर्की ने भारत का समर्थन नहीं किया, आर्टिकल 370 हटाए जाने पर, और पाकिस्तान की तरफ नज़र आया झुकता हुआ टर्की, इसलिए ये अच्छा कदम नहीं था। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर भारत ने क्या जो राजनयिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़त्म कर दिए हैं टर्की से, और उसके बाद जाके क्या राष्ट्रपति की पत्नी से मिल रहे थे आमिर खान। और दूसरी अहम बात कि टर्की में जो भारत के एम्बेसडर हैं, उनकी एक ट्वीट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं कि आमिर खान भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। भारत का कल्चरल एम्बेसडर टर्की में जाके टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनके परिवार वालों से मिलते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो एम्बेसडर का व्यू होता है वो भारत सरकार का व्यू होता है। और उसके अलावा भी दूसरी अहम बात ये भी है कि कोई भी जो कलाकार है, कला जोड़ती है, कला तोड़ती नहीं है। राजनीति जब तोड़ रही होती है तब भी कला जोड़ती है। हालांकि एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर एक बात में टर्की का विरोध होना चाहिए जमकर, वो इस बात को लेकर, खासकर ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसका धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास है कि जो मानवता है उसके लिए धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता बहुत ज़रूरी है। टर्की ने हाल ही के दिनों में आया सोफिया को लेकर जो फैसला दिया कि जो म्यूज़ियम था उसको वापस मस्जिद बना दिया गया, हालांकि उससे पहले वो चर्च था और उससे काफ़ी पहले वो मस्जिद भी था। जिस तरह से हम जानते हैं कि अलग अलग इतिहास के पड़ाव आते हैं और जो अलग अलग रूलर्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह के काम करते हैं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, और हुई भी। यहाँ तक कि जो मुस्लिम दुनिया है वहाँ पर भी घोर निंदा हुई कि किस तरह से जो दो समुदाय हैं, खासकर ईसाई और मुसलमानों के बीच एक नई कटुता, एक नई जो बिटरनेस है वो इससे पैदा हो सकती है। दोनों समुदायों को आप नज़दीक नहीं ला रहे हैं और कहीं ना कहीं
उस एक आरोप को बल दे रहे हैं कि जहाँ भी मुस्लिम समुदाय अगर बहुसंख्या में होता है तो वो भी सांप्रदायिक फैसला लेता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिन भी नेताओं में तानाशाही प्रवृत्ति होती है, जो नेता हमें अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, वो हमें इतिहास की तरफ खींच के ले जाते हैं। कई लोगों ने इसमें भी समानांतर पैरेलल बिठाया कि क्या बाबरी मस्जिद से इसका एक पैरेलल होना चाहिए कि पहले वो मस्जिद थी और अब उसे मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जो भी आपको नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर आपको इतिहास में लेके जाता है, वो कभी भी आपको अच्छा भविष्य नहीं दे सकता, चाहे वो एर्दोआन का जिक्र करें या दुनिया के किसी भी नेता का हम जिक्र करें। तो इस मामले में ज़रूर निंदा की जानी चाहिए थी, घोर आपत्ति जाहिर की जानी चाहिए थी हर उस व्यक्ति को जो मानवता में और धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता है। लेकिन साफ तौर पर जो दोहरापन है, जो हमारे भगवा जो परिवार के सदस्य हैं, उनका साफ तौर पर देखा गया। और सुनने में आ रहा है कि कंगना रनावत ने भी ये कहा कि ये कट्टरपंथ की निशानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएम केयर्स, जो कि बहुत अहम मुद्दा है, खासकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मद्देनज़र कि लोकतंत्र का जो मतलब है वो सिर्फ 5 साल में चुनाव करा देना भर नहीं है, बल्कि हर रोज़ लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक, जिसमें उस याचिका को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि एनडीआरएफ में इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है वो आरटीआई के अंतर्गत भी आता है और सीएजी के अंतर्गत भी उसका ऑडिट किया जाता है, इसलिए इसमें पारदर्शिता आएगी ज़्यादा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन चूंकि ये अलग तरीके का फ़ंड है और इसमें जो ट्रांसफ़र जो पैसा आ रहा है वो चैरिटी का पैसा है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं है कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। और इसके अलावा एक और अहम बात थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो थी कि क्या नई योजना बनाई जाए, यानी कि जो योजना पिछले मार्च से चल रही है कोविड-19 को लेकर, जिसमें साफ तौर पर हम नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम कोरोना वायरस के साथ जीना सीख गए हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से हर रोज़ बड़ी तादाद में जो संक्रमित लोगों की तादाद जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए कहीं भी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। चाहे आप कुछ हफ्ते पहले का हिसाब ले लीजिए, जब हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर पैदल चल के अपने गांव गए और दर्जनों लोगों की मौत हो गई सड़क हादसे में, भूख से, हर वजह से, तो इसको किस तरह से माना जाए कि अच्छा मैनेजमेंट है। इस पे भी कोर्ट ने ये कह दिया कि जो फ़िलहाल अभी योजना है उसमें नई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोविड-19 का सामना करने के लिए सरकार का इंतज़ाम ठीक है। तो पीएम केयर्स जो है वो मैं आपको बता रही थी कि मार्च के महीने में बनाया गया इमरजेंसी के हालात के लिए और ख़ासकर कोविड-19 के मद्देनज़र जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए। तो इसको लेकर अभी आपको मैं बताऊं कि 3 तरह के फ़ंड जो हैं, डिज़ास्टर फंड्स फ़िलहाल हमारे पास हैं, और ऐसा लगता है कि तीनों फंड्स के बावजूद भी आम आदमी को कोई राहत नहीं है, गरीब आदमी को कोई राहत नहीं है, तीन फंड्स होने के बावजूद। पहला फ़ंड है हमारे पास एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, जिसमें एक ख़ास अमाउंट जो पैसा है हर साल सरकार को जमा करना पड़ता है एनडीआरएफ में। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू के वक्त पे बना हुआ पीएमएनआरएफ यानी पीएम नेशनल रिलीफ फंड, इसमें सिर्फ पब्लिक के जो डोनेशन का पैसा है वो जाता है, सरकार इसमें कोई पैसा जमा नहीं करती। और तीसरा नया फंड जो बना वो पीएम केयर्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, वो भी सरकार पे जब बहुत दबाव पड़ा तब ये कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो इसकी जांच करेगा। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होगा, कौन उसको चुनेगा, कोई नहीं जानता। ये 2 फंड्स होने के बावजूद, एनडीआरएफ और पीएमएनआरएफ होने के बावजूद भी आखिर क्यों एक ऐसे फंड की ज़रूरत पड़ गई जो एक सीक्रेट फंड है, खुफिया फंड है, कोई नहीं जानता कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। आपको ये खबरें भी हम बताते रहते हैं कि चाइनीज़ कंपनियों ने पैसा भी दिया और वादा भी किया कि पैसा दिया जाएगा 500 करोड़ से ज़्यादा। और ये उस वक्त की बात है, ख़ासकर उस पीक सीज़न की बात है, उस पीक दौर की बात है जब चाइनीज़ जो फ़ौजी हैं हमारी सीमा में घुस गए थे और 20 भारतीय फ़ौजी शहीद हो गए। तो उस वक्त में भी चाइनीज़ कंपनियाँ पैसा दे रही थी पीएम केयर्स को। तो यह सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कोई राजा नहीं है, वो हमारा रूलर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री या तमाम मंत्री या जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक होते हैं और उनकी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति होती है। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। यूपीए के टाइम पर ये कानून पास किया गया और जो अभी भी कारगर, हालांकि उसको लगातार
उसका जो प्रभाव है उसे कम करने की लगातार पिछले सालों में कोशिश की गई है। लेकिन जो आम जनता का पैसा है, आम जनता टैक्स से जो पैसा देती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ कौन कौन व्यक्ति कितनी कितनी चैरिटी, चाहे चैरिटी ही दे रहा है, चाहे दान ही कर रहा है व्यक्ति, लेकिन इस सब के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो आम आदमी के प्रति है। और ये कैसे मान लिया जाए कि किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये बात व्यक्ति की नहीं है, ये पद की है कि वो इनकरप्टेबल है, यानी वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, कल को कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। आज आप ये विश्वास कर लेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट नहीं हो सकते, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि जो भी भविष्य में प्रधानमंत्री आएंगे वो कोई भी इनमें से भ्रष्ट नहीं हो सकता? इसलिए उन लोगों के लिए खासकर ये अफसोस की बात है जो ये समझते हैं कि प्रशासन में जब सुशासन की हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मेरे सहयोगी धीरज, उन्होंने जो है RTI फाइल की, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से एक झटके के तौर पर देखा जाए, खासकर ट्रांसपेरेंसी जो प्रशासन में जो लोग उम्मीद करते हैं उसके मद्देनज़र। और ऐसा फंड जो कि प्राइवेट फंड है लेकिन पूरे तरीके से जो है वो सरकारी जो इंतज़ाम है और सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन गवर्नमेंट ट्रस्ट है ये, लेकिन सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के सपोर्ट से और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ख़ासकर जो वो CAG के अंतर्गत भी नहीं आता और RTI के अंतर्गत आने से भी कम 2 बार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने इनकार कर दिया। इसके क्या मायने हैं, धीरज बताएंगे। देखिए, पीएम केयर्स फंड को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी पूरी कार्यप्रणाली एकदम गोपनीय है। आप इसके बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी, जैसे कि इस फंड में कितने रुपए प्राप्त हुए और उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया है, ये सब जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब ये शुरू में फंड अनाउंस हुआ था तो द वायर ने RTI फाइल की और पीएमओ से ये जानना चाहा कि इस फंड में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं और उनको कहाँ कहाँ खर्च किया गया है और किन किन, जैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इसमें डोनेशन दी है। तो पीएमओ ने सीधा यही जवाब दिया और यही जवाब लगभग हर किसी को पीएमओ से मिल रहा है कि RTI जो पीएम केयर्स फंड है वो RTI एक्ट की परिभाषा से ही बाहर है, इसलिए इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जनता को नहीं दी जा सकती है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद क्या हुआ कि कुछ पिटिशनर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने ये दलील दी कि पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है वो NDRF में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि NDRF जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कानून के तहत बनाया गया है और उसकी पारदर्शिता है क्योंकि उस पर RTI एक्ट लागू है, नंबर 1, और नंबर 2 कि NDRF में जो भी पैसा प्राप्त होता है उसकी ऑडिटिंग कैग करता है। तो अब और वहीं दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड पे RTI एक्ट भी नहीं लागू है और उसकी ऑडिटिंग कोई प्राइवेट ऑडिटर करता है। तो पिटिशनर्स का ये कहना था कि जब ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन है, संसद से पारित एक कानून के तहत ऐसा प्रावधान बना हुआ है जहां पे पब्लिक डोनेशन दे सकती है, तो हम क्यों एक ऐसा प्राइवेट ट्रस्ट बना रहे हैं, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट, और अगर बना भी रहे हैं तो उसकी वो इतना पारदर्शी सिस्टम क्यों है जहां पे लोगों को पता ही नहीं चले कि उसमें किसने डोनेशन दी है और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी और जाहिर सी बात है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब अगर सरकार चाहेगी तो ही लोगों को पता चल पाएगा कि पीएम केयर्स फंड में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं और वो कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि NDRF में एक प्रोविजन अभी प्रोविजन बहुत पहले था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने एक नया अकाउंट खोला है NDRF में जिसमें पब्लिक और इंस्टीट्यूशन डोनेशन दे सकते हैं, वो एकदम पीएम केयर्स की तरह है। लेकिन खास बात यह है कि एक तरफ सरकार पीएम केयर्स फंड का खूब प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ NDRF जो कि एक सरकारी फंड है और जिसकी पारदर्शिता काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बारे में कहीं भी प्रचार नहीं हो रहा। अब ये शुरू कैसे हुआ था? द वायर ने एक स्टोरी की जिसमें ये सवाल उठाया गया कि आखिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को बने करीब 15 साल हो गए हैं और आज तक इस एक्ट के तहत ऐसा कोई अकाउंट क्यों नहीं खोला गया जिसमें पब्लिक डोनेशन दे सके। इसके बाद जाकर के होम मिनिस्ट्री ने ये अकाउंट नया खोला है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, इसलिए लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।